हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो आज हमने अभी तक जो है देखिए हमने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया और मोड पढ़ लिया। ये तीनों टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम आज जो है सहसंबंध पढ़ेंगे। अभी हमारा विचलन, मानक विचलन, चतुर्थांश विचलन, ये सब टॉपिक हमारा बचा हुआ है, लेकिन हम सबसे पहले सहसंबंध अपना को रिलेशन जो है कंप्लीट करेंगे क्योंकि को रिलेशन जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो को रिलेशन के क्वेश्चंस हैं वो आपके सीरीज में नहीं है। तो ये जो लोग सोच रहे होंगे कि हम सीरीज से पढ़ लेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको को रिलेशन जो है, को रिलेशन के एक भी क्वेश्चन या को रिलेशन जैसा टॉपिक भी आपको सीरीज में नहीं मिलेगा, जबकि आपके जो है इसमें एग्जाम में आपके सिलेबस में को रिलेशन है। तो इस वजह से कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में यहाँ से क्वेश्चंस इस बार बनने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन में देखिए, जैसे ये अपने नाम से ही स्पष्ट होता है कि रिलेशन हमारा क्या होगा कि कोई भी हमारी दो चर राशियाँ, कोई भी एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए आप, कोई भी दो राशियाँ एक दूसरे पे जब डिपेंड होती हैं तो क्या होता है कि अगर एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का भी मान या तो बढ़ेगा या तो घट जाएगा। और इसी तरह अगर दूसरी राशि का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, तो पहली राशि का मान घटेगा या तो बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों राशियों के बीच में जो परिवर्तन हो रहा है यही हमारा क्या कहलाएगा, कोरिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आई आपको? चलिए समझाते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है कि दो चर x और y के बीच पाए जाने वाले संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। ठीक, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले संबंध को क्या कहा जाता है, सहसंबंध कहा जाता है। और क्या है, जब दो राशियां एक दूसरे में से इस प्रकार संबंधित हो कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़े अथवा घटे, इसके विपरीत इस एक राशि के घटने से दूसरी राशि भी घटे अथवा बढ़े, तब ऐसी स्थिति में इन दो राशियों के मध्य सहसंबंध होता है। ठीक, ये चीजें आपने समझ लिया कि सहसंबंध हमारा क्या है। इसके बाद देखिए गिलफोर्ड है। ये गिलफोर्ड जो हमारे क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या अपना मत दिया सहसंबंध के बारे में, चलिए अब उसको समझते हैं। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि सहसंबंध वह अकेली संख्या है जो हमें यह बताती है कि दो वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं तथा एक दूसरे के परिवर्तनों को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो गिलफोर्ड महोदय के अनुसार आप लोग देख रहे हैं कि गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा कि जो सहसंबंध होता है वह एक अकेली संख्या है जो क्या होती है, जो एक दूसरे से संबंधित होती है, जो ये बताती है कि वह एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, और क्या दे रहा है, एक दूसरे के परिवर्तनों को भी ये क्या करती है, ये प्रभावित करती है। तो आपने देख लिया गिलफोर्ड महोदय का क्या कहना है सहसंबंध के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं सहसंबंध के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। तो हमारे जो सहसंबंध है उसको तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला सहसंबंध हमारा है धनात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा है हमारा ऋणात्मक सहसंबंध यानी इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं निगेटिव कोरिलेशन। और तीसरा हमारा शून्य सहसंबंध होता है यानी कि आपका जो है जीरो कोरिलेशन। अब बात करते हैं धनात्मक सहसंबंध की। देखिए जैसे ये नाम से ही जो है डिफाइन है अपने कि धनात्मक सहसंबंध यानी कि क्या हो रहा है कि अगर चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर एक चर का मान बढ़ रहा है तो दूसरे चर का मान बढ़ जाता है। तो ये परिवर्तन जो है एक दिशा में होता है। क्या हो रहा है कि जो हमारा परिवर्तन हो रहा है एक ही दिशा में हो रहा है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हमारा एक ही दिशा में हो रहा है ना। ठीक, समझ में आ रहा है ये चीज। अगर एक जो है पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा भी पॉजिटिव हो। और देखिए अगर ये भी पॉजिटिव है, मान लीजिए हमारा ये हाथ पॉजिटिव है, ठीक, और यहाँ अगर हमारा एक इधर बढ़ रहा है तो दूसरी भी राशि इधर बढ़े, तो ये जो पॉजिटिव परिवर्तन होता है यही धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। और इससे जो है आप +1 से डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप इसको किससे डिनोट करेंगे, +1 से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव ऋणात्मक सहसंबंध की यानी निगेटिव कोरिलेशन की। तो निगेटिव कोरिलेशन में क्या दिया है कि जब एक चर का मान घटता है और
जब एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान क्या होता है, घटता है। अगर हमारा कोई एक चर है जो एक बढ़ रहा है और उसके विपरीत उससे रिलेटेड जो दूसरा चर है उसका मान घट रहा है, तो यानी एक चर इधर बढ़ रहा है तो ये हमारा इधर घट रहा है, तो ये दोनों देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, परिवर्तन हमारा एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो ऐसे सब संबंधों को क्या बोला जाता है, ऋणात्मक सहसंबंध। इसको आप किससे डिनोट करेंगे, -1 से डिनोट करते हैं। अब देखिए जीरो कोरिलेशन क्या होता है, यानी शून्य सहसंबंध क्या होता है, एक चर के मान में परिवर्तन होने से दूसरा चर का मान जो है अप्रभावित रहे, यानी कि अगर एक चर का मान आपका बढ़ रहा है या घट रहा है तो दूसरे चर का जो मान है ना तो वो बढ़े ना वो घटे, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है, ऐसे रिलेशन को हम जीरो कोरिलेशन बोलते हैं, यानी शून्य सहसंबंध बोलते हैं। तो इसको आप किससे प्रदर्शित करते हैं, जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं धनात्मक सहसंबंध को रिलेशन समझ में आ गया होगा जैसे मैंने डिफाइन किया, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात जब परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो इसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसे अंकात्मक रूप में +1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए धनात्मक सहसंबंध है तो सबको पता है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगा और 1 रहता है इसमें, ठीक है। फिर बात आती है ऋणात्मक सहसंबंध की, यानी निगेटिव कोरिलेशन की। जब एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान जो है घट जाता है, अर्थात परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। देखिए कैसे विपरीत दिशा परिवर्तन होगा, मैंने बोला मान लीजिए मुझे 0 मान लीजिए, ठीक। और ये जो बायां हाथ हमारा है वो पॉजिटिव की तरफ डिफाइन कर रहा है और ये दाहिना हाथ जो है हमारा निगेटिव की तरफ डिफाइन कर रहा है ना। सपोज कर लेते हैं कि ये हाथ हम मुझे मान लीजिए मेरा ये सर है, ये 0 है और ये इधर मेरा पॉजिटिव है और इधर मेरा निगेटिव है। जब इधर बढ़ रही है मेरी एक चर तो और दूसरा चर इधर बढ़ रहा है, तो देखिए दोनों में क्या है, दिशा क्या है दोनों की, एक की दिशा इधर है एक की दिशा इधर है, दोनों की दिशा क्या है, निगेटिव है, विपरीत है। तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव कोरिलेशन, ठीक, समझ में आ गया। और इसे जो है अंकात्मक रूप में -1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धनात्मक का भी इसी तरह समझ लीजिए, एक चर का मान बढ़ रहा है, मुझे 0 मान लीजिए, इधर मेरे पॉजिटिव मान लीजिए, इधर मेरे निगेटिव मान लीजिए। अगर एक चर का मान ऐसे बढ़ रहा है तो और ये जो दूसरा वाला चर अभी तो 0 पे है ये भी साथ में बढ़े, तो हमारा क्या हो रहा है, दोनों परिवर्तन किस में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। समझ में आ गया। अब देखिए शून्य भी समझा देते हैं, मान लीजिए ये 0 है, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, ठीक। एक चर का मान बढ़ रहा है, दूसरे चर का मान क्या है, 0 पे ही स्थित है, ना तो ये दाहिने जा रहा है ना ही ये बाएं जा रहा है, तो ये 0 पे ही स्थित है। एक चर का मान बढ़ रहा है लेकिन ये जो दूसरा है हमारा वो अपरिवर्तित है, तो ये जो कोरिलेशन होता है हमारा शून्य कोरिलेशन होता है। चलिए हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जब एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान बढ़ जाता है, अर्थात परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है, तो इस प्रकार के सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं, ठीक है। इसे अंकात्मक रूप में -1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद शून्य सहसंबंध, यदि एक चर के मान में परिवर्तन होने से दूसरे चर के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे क्या बोला जाता है, शून्य कोरिलेशन, यानी जीरो कोरिलेशन, यानी शून्य संबंध कहते हैं। यह सहसंबंध अंकात्मक रूप में 0 से प्रदर्शित किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को भी कोरिलेशन समझने में कोई प्रॉब्लम आई होगी, या कोरिलेशन देखिए, चलिए एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। कोरिलेशन हमारा क्या होता है कि जब एक राशि हमारा परिवर्तित हो रहा है तो दूसरी राशि भी उससे के साथ परिवर्तित हो, चाहे वो बढ़ सकता है या घट सकता है, तो ये जो हमारे परिवर्तन होते हैं ये हमारे सहसंबंध कहलाता है। आप देखते हैं गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा कि सहसंबंध ही वह एक ऐसी संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि हमारे जो है दोनों राशियों के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है, गिलफोर्ड महोदय का कहना है। अब देखते हैं सहसंबंध हमारा क्या होता है। सहसंबंध हमारे कितनी तरह से डिफाइन किया जाता है, 3 प्रकार से का होता है। कौन सा होता है, पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन यानी धनात्मक सहसंबंध, दूसरा है निगेटिव कोरिलेशन यानी ऋणात्मक सहसंबंध, और तीसरा हमारा होता है शून्य सहसंबंध यानी जीरो कोरिलेशन। आपने धनात्मक समझ लिया, ऋणात्मक समझ लिया और निगेटिव समझ लिया, आपको समझ में आ गया, शून्य समझ लिया होगा, सॉरी, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध आपने समझ लिया। अब हम सहसंबंध के गुणांक की बात करेंगे। तो चलिए अब सहसंबंध के गुणांक की और उनमें रिलेशन कैसे बनते हैं वो समझाते हैं आपको। तो
चलिए अब हम क्या करेंगे, सहसंबंध के गुणांक ज्ञात करेंगे कि सहसंबंध का गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जो सहसंबंध का गुणांक ज्ञात करने के लिए देखिए, सहसंबंध से हमें सिर्फ इतना ज्ञात हो सकता है कि दो राशियों के बीच में कैसा संबंध बन रहा है। ठीक, सहसंबंध से हमें सिर्फ केवल इतना ज्ञात होता है कि दो राशियों के बीच में कैसा संबंध बन रहा है, वो हमारा सहसंबंध कहलाता था। लेकिन जब यहाँ पे आता है सहसंबंध गुणांक की बात ना, सहसंबंध गुणांक जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि दो राशियों के बीच में संबंध तो ज्ञात होता ही है, साथ में उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो भी पता चल जाता है कि कैसा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, निगेटिव बन रहा है। तो इसमें गुणांक से हमें संबंध के साथ साथ उसका क्या होता है, उसका मान भी पता चलता है। तो चलिए देखते हैं कि सहसंबंध गुणांक क्या होता है। सहसंबंध से हमें केवल इतना ज्ञात होता है कि दो जड़ों में किस प्रकार का संबंध है। देखिए हमने क्या बताया था, सहसंबंध कितने प्रकार का बनता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पॉजिटिव सहसंबंध यानी धनात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। ठीक है, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। तो जब सहसंबंध से हम सिर्फ रिलेशन पता कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे सहसंबंध गुणांक से हमें रिलेशन के साथ साथ जो है हमें उसकी वैल्यू भी पता चलती है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। सहसंबंध से हमें केवल इतना ज्ञात होता है कि दो चरों में किस प्रकार का संबंध है, ठीक, जैसा हमने बताया। परंतु सहसंबंध गुणांक से हमें दोनों चरों के साथ साथ संबंध की मात्रा का ज्ञान होता है। देख लिया ना आपने क्या दिया है, सहसंबंध जो है गुणांक से हमें दोनों चरों के साथ साथ संबंध की मात्रा भी, यानी सहगुणांक जो सहसंबंध का जो मात्रा है उसका भी हमें ज्ञान हो रहा है। देखते हैं कैसे ज्ञान होता है। सहसंबंध हमेशा जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, +1 होता है और -1 होता है। ठीक है, सहसंबंध क्या होता है, +1 होता है और -1 होता है। अगर हमारा सहसंबंध +1 हो रहा है तो हमारा जो है सहसंबंध कैसा होगा, धनात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर हमारा -1 आ रहा है तो यह हमारा क्या होगा, जीरो कोरिलेशन होगा, निगेटिव कोरिलेशन होगा यानी ऋणात्मक सहसंबंध होगा -1 आने पे। अगर हमारा 0 आ रहा है तो ये हमारा कोई सहसंबंध नहीं होगा, यहाँ पे कोई सहसंबंध बन ही नहीं रहा है। देख लीजिए कि हमने यहाँ तक देख लिया, सहसंबंध से दोनों चरों के साथ साथ संबंध की मात्रा का ज्ञान होता है। सहसंबंध गुणांक हमेशा +1 और -1 के बीच रहता है। आपने देखा है यदि गुणांक +1 है तो धनात्मक सहसंबंध, अगर गुणांक -1 है तो ऋणात्मक सहसंबंध हमेशा होगा, और यदि 0 है तो किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। आपने देख लिया कि अगर 0 होगा तो किसी प्रकार का संबंध नहीं बनता हमारे बीच में। सहसंबंध की मात्रा को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। सहसंबंध की मात्रा को 4 प्रकार से हमारा स्पष्ट किया जा सकता है। हमने लिखा है सहसंबंध की मात्रा, और यहाँ हमने लिखा है धनात्मक सहसंबंध, और ये हमारा है ऋणात्मक सहसंबंध। इतना चीज समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए देखते हैं पूर्ण कब होगा। पूर्ण तब होगा जब +1 होगा धनात्मक में और ऋणात्मक में क्या होगा, -1। यहाँ पे अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये रिलेशन जो हमारा दिया है, जब हमारा क्वेश्चन अभी जब मैं कराऊंगी उसमें, तो उसमें आपको बताना होता है कि कौन सा सहसंबंध यहाँ पे बन रहा है, वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि सहसंबंध की मात्रा क्या होगी। अगर पूर्ण है तो पॉजिटिव सहसंबंध बनेगा, और निगेटिव जब पूर्ण कब होगा, जब पॉजिटिव में +1 सहसंबंध बनेगा, निगेटिव में -1 सहसंबंध बनेगा। और हमारा जो है सहसंबंध उच्च स्तर का कब होगा, जो हमारा सहसंबंध है वो पूर्ण होगा जब +1 और निगेटिव में -1 होगा। और हमारा सहसंबंध उच्च स्तर का कब होगा, जब हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में धनात्मक में हम देखेंगे कि 0.75 से कितने होगी, +1 तक, +1 के बीच में होगी। तो ये हमारा जहाँ पे भी ऐसा आंसर हमारे आंसर में आ रहा है, वैल्यू आपकी 0.5 से +1 के बीच में आ रही है, तो वहाँ पे हमारा उच्च स्तर का सहसंबंध बनेगा। अगर वहीं पे अगर वैल्यू आपकी -0.75 से -1 के बीच में आ रही है, तो वहाँ पे आपका कौन सा सहसंबंध बनेगा, उच्च स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब आता है दूसरे में मध्यस्थ, तीसरे नंबर पे मध्य स्तर का सहसंबंध। तो जो मध्य स्तर का सहसंबंध बनता है वो देखिए, अभी हमने क्या देखा था, वो पहले +1 -1 था। ठीक,
फिर हमारा 0.575 से कितना था, +1 के बीच में था, और उधर निगेटिव में क्या था, 0.75 से -1 तक था। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। जो मध्य स्तर का होता है वो देखिए 0.5 से 0.575 था ना, ये जो है क्या होगा, 0.25 से 0.75 के बीच में अगर कोई सहसंबंध हमारा है तो वो हमेशा धनात्मक मध्य स्तर का सहसंबंध बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है। और इतना ही नहीं, -0.25 से अगर -0.75 के बीच में अगर कोई हमारा आंसर आ रहा है तो वो ऋणात्मक स्तर के ऋणात्मक मध्य स्तर का हमारा सहसंबंध बनाएगा वो क्वेश्चन हमारा। ठीक, और देखिए तीसरा आता है कि हमारा आता है निम्न स्तर का सहसंबंध। तो निम्न स्तर का सहसंबंध कब बनेगा, जब वो 0 से क्या हो, जब वो जो है +0 से 0.25 के बीच में बने। तो इस जो इसमें अगर हमारा कोई आंसर आता है तो वो हमारा कैसा सहसंबंध बनाएगा, धनात्मक स्तर का धनात्मक निम्न स्तर का सहसंबंध बनाएगा। और ऋणात्मक में कब बनेगा, जब वो 0 से -0.25 तक हो। तो ऐसा अगर कहीं भी हमारे क्वेश्चन में आंसर आ रहा है तो वहां पे हमारा ऋणात्मक निम्न स्तर का सहसंबंध बनाएगा। और सहसंबंध का अभाव कब होगा, हमारे क्वेश्चन में सहसंबंध का अभाव कब होगा, जब हमारी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव में हो नेगेटिव। देखिए 0 हमेशा क्या होता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना ही वो निगेटिव होता है। एक चीज नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो जहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर 0 आ रहा है तो वहां पे आपके सहसंबंध का अभाव होगा। चलिए, तो आपने समझ लिया कि सहसंबंध हम की गणना हम कैसे करते हैं। जब हमारा जो है कोई भी आंसर +1 आ रहा है या -1 आ रहा है तो धनात्मक होगा +1 वाला, और ऋणात्मक होगा और पूर्ण होगा, पूर्ण सहसंबंध होगा ना, धनात्मक पूर्ण सहसंबंध। और यहाँ देख लीजिए आपको पूर्ण है जब +1 धनात्मक में होगा, -1 ऋणात्मक में होगा। उच्च स्तर का सहसंबंध तब बनता है जब 0.75 से +1 के बीच में हमारी वैल्यू आए, और -0.75 से -1 के बीच में वैल्यू आए तो वो हमारा ऋणात्मक सहसंबंध बनाएगा। मध्य स्तर का सहसंबंध धनात्मक में कब बनता है, जब वैल्यू हमारी 0.25 से 0.75 के बीच में आए। और ऋणात्मक में कब बनेगा वो सहसंबंध, -0.25 से -0.75 के बीच में अगर बनेगा तो वहां पे हमारी कौन सी वैल्यू होगी, ऋणात्मक मध्य स्तर के सहसंबंध होगा हमारा। और देखिए अगर 0 से 0.25 के बीच में अगर कोई हमारा सहसंबंध बन रहा है तो वहाँ निम्न स्तर का सहसंबंध बनेगा। और -0 से -0.25, देखिए 0 मैंने पहले बताया ना, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, उसको आप पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ हमें पॉजिटिव की जरूरत थी तो हमने पॉजिटिव लिख लिया, धनात्मक में ऋणात्मक में माइनस की जरूरत थी हमने माइनस लिख लिया। मैंने बताया ना कि 0 आपका ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, वो बस हम अपने अंडरस्टूड की वजह से उसको लिख लेते हैं। तो ये देखिए निम्न स्तर का कब होगा, जब -0 से -0.25 के बीच में होगा। और सहसंबंध का अभाव कब होगा, जब हमारे क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। तो आज की क्लासेस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम जो है आपको जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। और ये क्लास आप इसलिए कर लीजिएगा। और नोट्स देखिए मैंने खुद अपने हाथों से लिख के बनाया है, तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करिएगा। नोट्स लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और अगर आप इसको बार बार लिखते हैं तो ये चीज़ें आपको एक बार लिख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए। वैसे भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दे रही हूँ कि आपके एग्जाम में अगर आ गया आपका, तो आपने अगर रिवीजन नहीं भी किया है तब भी आप लिख सकते हो। लेकिन आप एक बार जरूर इसको लिख लीजिएगा और लिख के 1-2 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं, बस थोड़े से अंडरस्टूड पे है, आपने अगर समझ लिया तो आपका हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए हमारे वीडियो को, और इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए। और इतना ही नहीं, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।